दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक आज। ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे सम्मानित। बैठक को संबोधित भी करेंगे पीएम। एमपी विधानसभा सत्र का आज 7वां दिन। सदन में आज 2 ध्यानाकर्षण पर होगी चर्चा। एमपी मध्यस्थता संशोधन विधेयक होगा। कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आत्मनिर्भर किसान विकसित भारत के तहत होगा कार्यक्रम। भोपाल में बीजेपी महिला पार्षद के पति और बेटे की गुंडागर्दी, बुजुर्गों और दिव्यांग से की बदसलूकी और मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। राजगढ़ में मिला 5 दिन से लापता युवक का शव। गुस्साए परिजनों ने सारंगपुर थाने का किया घेराव। परिजनों ने की जांच की मांग। तो मेगा मॉर्निंग में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। लेकिन रचना, गुरुजी से हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और अब तो मुझे लगता है मेरा टर्न का टाइम है, लेकिन उसके पहले ये जरूरी है क्योंकि देखिए अब वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खबरों से दर्शकों को अपडेट कराने का, जो कि रचना आपको करेंगे इंदौर का, जहां पर शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान पर केस दर्ज किया गया। दरअसल धार्मिक भावनाएं भड़काने, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने पर यह मामला दर्ज हुआ है। भाजयुमों ने रमीज खान के खिलाफ शिकायत थाने में दर्ज कराई है। व्हाट्सएप स्टेटस पर रमीज खान ने एक स्टेटस लगाया था। अपना धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने की बातों का यह स्टेटस बताया जा रहा है, जिसके बाद भाजयुमों ने केस दर्ज कराया और अब क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है इंदौर से, जहां पर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये केस दर्ज करवाई गई है भाजयुमों के द्वारा। धार्मिक भावना भड़काने, धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का ये एफआईआर बताया जा रहा है। एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है अध्यक्ष रमीज खान पर। इंदौर शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान, जिन पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का एफआईआर है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुल, अपडेट दीजिएगा क्योंकि शहर युवा कांग्रेस अध्यक्ष पर यह केस दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, देर रात जो है बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि देर रात लगभग रात को 2 बजे जो है, परसों रात को 2 बजे रमीज खान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक स्टेटस लगाया था और उस स्टेटस में ये कहा गया था कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को छोड़कर, अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम में शामिल हो जाता है, उसका दिल जो है पाक साफ हो जाएगा और जो अपना धर्म छोड़कर इस्लाम में नहीं आता है उसका दिल जो है वो काला ही रहेगा। और इसे लेकर के उन्होंने एक पूरा वीडियो जो है स्टेटस पर डाला था। इसी को लेकर के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो है देर रात क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे थे और उन्होंने पेन ड्राइव में पूरा स्टेटस जो है उसकी कॉपी और स्क्रीनशॉट जो है वो पुलिस को दिए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में जांच की और देर रात रमीज खान पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है। इंदौर में यह दूसरा मौका है जब किसी कांग्रेस के नेता पर इस तरह का केस जो है वो दर्ज किया गया है। लव जिहाद में फंडिंग में पहले ही कांग्रेस पार्षद जो है वो फरार चल रहे हैं और अब शहर युवा कांग्रेस रमीज खान जो है उन पर यह दूसरा केस जो है वो दर्ज हो चुका है और उसके बाद अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में जल्दी रमीज खान की गिरफ्तारी की बात जो है वो भी कह रही है। हालांकि युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि रमीज खान का जो स्टेटस है वो धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसा स्टेटस था और साथ ही जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित करने और उकसाने का था और इसीलिए उनसे उसकी धार्मिक भावनाएं जो है आहत हुई हैं और इसीलिए उन्होंने क्राइम ब्रांच थाने में इस पूरे मामले की एफआईआर जो है वो दर्ज कराई है। हालांकि इस पूरे मामले के बाद अब कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है, क्योंकि पहले से ही इंदौर में कांग्रेस के एक पार्षद पर लव जिहाद में फंडिंग के आरोप जो है वो लगे हुए थे और उसके बाद से कांग्रेस पार्षद फरार चल रहा है और अब ये दूसरा केस है किसी कांग्रेस नेता पर और वो भी शहर युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष पर यह केस दर्ज हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो स्टेटस लगाया था उससे युवा मोर्चा ने आपत्ति ली। हालांकि इस पूरे मामले पर अब बीजेपी जो है वो मुखबिर हो गई है। बीजेपी ने साफ कहा है कि कांग्रेस लगातार लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा दे रही है और उसके नेता लगातार इस तरह का कृत्य कर रहे हैं और इसी तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है और जिस तरह से लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, लेकिन देखना होगा कि इस एफआईआर के बाद कांग्रेस का पक्ष क्या सामने आता है। प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आएंगे और उस पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। अंशुल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
और अब रुक करेंगे राजधानी भोपाल का। भोपाल पुलिस कमिश्नरेट का एक फैसला सामने आया है। गणेश प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 16 फीट तय की गई है। आपको बता दें कि 16 फीट से ऊंची प्रतिमा को चल समारोह में अनुमति नहीं दी जाएगी। मूर्ति निर्माताओं आयोजकों को पुलिस ने निर्देश दे दिए हैं। डीजे संचालन पर तय एसओपी का पालन अनिवार्य किया गया है। तो 27 तारीख को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और ऐसे में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। भोपाल पुलिस ने का ये फैसला सामने आया है कि गणेश प्रतिमाओं की अधिकतम ऊंचाई 16 फीट तय की जाए। विवेक पटैया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, आगामी गणेश चतुर्थी को लेकर और जिस तरह से पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जाता है, इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और क्या कुछ है इसमें? मध्य प्रदेश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव को लेकर मूर्तिकारों के साथ पुलिस कमिश्नरेट की बैठक हुई है। उसमें निर्देश दिया गया है कि 16 फीट से ज्यादा गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उन प्रतिमाओं को चल समारोह में शामिल नहीं किया जाएगा। कई बार ऊंची हाइट वाली जो प्रतिमाएं होती है उसके कारण चल समारोह में दिक्कत आती है और इसलिए इस बार जो निर्देश दिए गए हैं कि 16 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाली गणेश प्रतिमाएं चल समारोह में शामिल नहीं हो सकेगी। साथ ही डीजे संचालकों को निर्देश दिया गया है कि जो एसओपी जारी की गई है उसके अनुसार ही डीजे संचालक जो है चल समारोह में और गणेश प्रतिमाओं स्थल पर डीजे बजा सकेंगे। ये तमाम नियम जो है प्रतिमा निर्माताओं को और जो संचालक है झांकी बनाने वाले उनको भोपाल पुलिस कमिश्नर के द्वारा जारी किए गए। अब विवेक, लेकिन क्या ये जो एडवाइजरी जारी की गई है ये थोड़ी लेट नहीं है? क्योंकि आज ऑलरेडी 5 अगस्त की तारीख है, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और ऐसे में जो गणेश प्रतिमाओं का निर्माण कार्य है वो कई महीने पहले से शुरू हो जाता है। तो अब तक तो कई मूर्तिकारों ने 16 फीट से ऊंची प्रतिमा बना ली होंगी। निश्चित ही जिला प्रशासन और भोपाल पुलिस की ये काफी कह सकते हैं कि लापरवाही भी है कि इतनी देर बाद आप जाके पहले यदि मूर्ति निर्माताओं को निर्देश दिए जाते तो निश्चित ही इतनी बड़ी मूर्तियों का निर्माण नहीं होता। हालांकि पिछली बार भी इस तरह के निर्देश जारी किए गए थे। अब देखना होगा कि अब जो निर्देश जारी किए उसके बाद जो मूर्ति बन चुकी है उनका क्या होगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और रुक करते हैं पन्ना की ओर। पन्ना में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बाल कल्याण समिति, वन स्टॉप सेंटर और महिला बाल विकास विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या लापरवाही है ये खबर में आपको बताते हैं। बाल कल्याण समिति ने नियमों को ताक पर रखकर पीड़िता को आरोपी के ही घर भेजा जहां उसके साथ दोबारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मामला फरवरी 2025 का बताया जा रहा है, जब पवई इलाके के एक गाँव की 15 वर्षीय नाबालिग को आरोपी भगा कर ले गया। पुलिस ने उसे छतरपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भेजा गया। पीड़िता से नाराज परिजन उसे घर पर रखने को तैयार नहीं हुए तो वन स्टॉप सेंटर में उसे ठहराया गया। पीड़िता फरवरी से मार्च तक वन स्टॉप सेंटर में रही, लेकिन इस बीच आरोपी जेल चला गया। मगर हद तब हुई जब बाल कल्याण समिति ने नाबालिग पीड़िता को आरोपी के परिजन के ही घर भेज दिया, जहां पर जमानत में छूटे आरोपी ने नाबालिग के साथ दोबारा रेप की घटना को अंजाम दिया। जब मामला पन्ना एसपी के पास पहुंचा तो छतरपुर के बारीगढ़ में पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। 363 कायम करके उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद जो फरियादिया है उसको CWC के द्वारा जो है वो वन स्टॉप सेंटर में पहले रखा गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पे सुपुर्दगी पे आरोपी के ही परिवारजन को में से किसी एक को दे दिया गया था। तो फिर से घटना घटने के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली और तो 0 पे कायमी करके इसको छतरपुर भेजा गया, क्योंकि घटनास्थल छतरपुर का ही था और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। तो देखिए, एक संवेदनशील मामले में किस तरह से लापरवाही बरती गई। सखी वन स्टॉप सेंटर जहां पर ऐसे नाबालिग लोगों को रखा जाता है, युवतियों को भी रखा जाता है, लेकिन बड़ी लापरवाही सामने आई है। अमित खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, वन स्टॉप सेंटर की बड़ी लापरवाही, हालांकि कहा जा रहा है कि जांच कराई जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन लापरवाही तो अब हो चुकी है और वो भी संवेदनशील मामले में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहेंगे कि ये फरवरी का मामला है। पन्ना की बाल कल्याण समिति, जो पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, उसी ने उसके साथ अन्याय कर दिया। दरअसल बाल कल्याण समिति ने इस पीड़िता को आरोपी के यहाँ भेज दिया और जहाँ पर एक बार फिर जेल से छूटे उस आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद उसने
पन्ना जिला एसपी को शिकायत की है और शिकायत के बाद इसमें मामला दर्ज किया गया है। ये अमित, ये वन स्टॉप सेंटर का क्या पक्ष है? किस आधार पर आरोपी के ही घर इस पीड़िता को भेजा गया? देखिए, वन स्टॉप सेंटर महिला बाल विकास के अंडर में आता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक बाल कल्याण समिति बनाई जाती है। ऐसे मामले जिनका नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण होता है, उन मामले में बाल कल्याण समिति एक समिति होती है, वह निर्णय लेती है। लेकिन इस समिति ने ऐसा निर्णय लिया जहां पर सभी नियमों को ताक पर रख दिया, जहां पर इस पीड़िता को आरोपी के घर भेज दिया, जबकि उस पीड़िता को उसके परिजनों को सौंपना चाहिए। तमाम प्रकार के नियम कानून है उसके निश्चित तौर पर अमित, जिस तरह से नियम होते हैं उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों इस तरह से संवेदनशील मामले में लापरवाही बरती गई, ये तमाम जांच के विषय है। लेकिन देखना होगा कि क्या कार्रवाई की जाती है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मेरा मध्य प्रदेश में लगातार खबरों से आपको अपडेट करते चलेंगे, लेकिन अब वक्त है एक बार फिर से शुभ मंगल सावधान में गुरुजी से बातचीत करने का और जानने का कि शुभांगी के हाथों की लकीरें क्या कह रही हैं। बिल्कुल रचना, और मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी, मुझे लगा था कि कब खबरें कंप्लीट होंगी और कब ये सेशन हम शुरू करेंगे। बिल्कुल। पंडित जी बताइए एक बार। बिल्कुल, निश्चित तौर पर शुभांगी जी, आप भी अपने कार्य के प्रति सहज हैं, सजग हैं, लेकिन एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, आत्मविश्वास को बढ़ाइए। जितना आत्मविश्वास आपका मजबूत होगा उतना आप आगे जाएंगे। ये सुनिश्चित तौर पर है। आपके हाथ में जिस प्रकार से सूर्य की रेखा बन रही है, सूर्य की रेखा इस बात का सूचक है कि आप आने वाले समय में नाम या सम्मान, पैसा, रुपया, शोहरत सब कुछ कमाएंगे और आपका भाग्योदय होगा वो आपकी शादी के बाद होगा। दूसरी बात, आपको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है। आप निडरता से, निर्भीकता से निर्णय लेना सीखें। कभी भी आप निर्णय दूसरों पर न टालें, स्वयं निर्णय लें और स्वयं निर्णय लेकर के आप अगर काम करेंगे तो विश्वास मान के चलिएगा, उन्नति आपकी बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, विल पावर को हमेशा मजबूत रखें। जितना विल पावर को आप मजबूत रखेंगे उतनी उन्नति होगी। आपका हाथ इस बात का दर्शाता है कि शादी के बाद आपका भाग्योदय बहुत अच्छा होगा और आपका अंगूठा गोचर इस बात को भी दर्शाता है कि शादी के बाद आपके जीवन में आपको किसी भी प्रकार की जो अभी इस समय अनिश्चितता का माहौल चल रहा है, राहु चूंकि आपका डबल माइंडेड है, माइंड आपका डबल हमेशा होता होगा। कभी लगता होगा ऐसा कर लें, कभी लगता होगा ये कर लें। एकाग्रता जो नहीं आ पा रही, वो एकाग्रता आपको निश्चित तौर पर शादी के बाद प्राप्त होगी। तो समझ में आया तुम्हें शुभांगी कि शादी के बाद ही भाग्योदय है और शादी के बाद सब ठीक होने वाला है। तो मुझे लगता है तुम्हें तो प्रश्न पूछना चाहिए कि शादी कब होने वाली है। अच्छा रचना, मुझे लगता है इसीलिए आप कहती रहती हो ना शादी कर लो। हाँ बिल्कुल, हमें तो मिठाई खानी है, हमें तो डांस करना है, तो हम तो कहेंगे। वैसे क्वेश्चन में ये हमारे न्यूज रूम के साइड से और हमारे जो सीनियर्स है जो हमेशा कैसे रहते हैं अब शादी कर लो, तुम उनके लिए पूछना चाहती हूँ कि कब तक है, मतलब ऐसा। बहुत बढ़िया। शादी का भी तो ध्यान रखना है। तो बड़ों का जो होता है ना, हमेशा आपको अच्छी सलाह ही देते हैं और वो इस सलाह है आपके लिए। निश्चित तौर पर 2026 में आपका विवाह का योग बनेगा और 2027 में आपका विवाह होगा। मतलब 2026 में बात फाइनल चलते चलते होगी, लास्ट दिवाली के आसपास, और हो सकता है मुद्दा दस्तूर जिसको सगाई भी कहते हैं वो हो जाएगी और 2027 प्रारंभ होते ही आपकी शादी होगी। और बस शादी में आप मुझे बुला लेना, कार्ड दे देना। तो शुभांगी का विवाह 2027 में होगा, लेकिन 2026 में शादी की चर्चाएं जो हैं वो शुरू हो जाएंगी, यानी कि देखने दिखाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ देर पहले जब हम ब्रेक में जाने के पहले चर्चा कर रहे थे, तब गुरुजी आपने बताया कि 2025, 26 और 27 थोड़ा भारी साल है, हादसे हो सकते हैं और ऐसे में लोगों को काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तब मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या किसी खास राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 12 राशि सभी को सतर्क तो रहना ही है, लेकिन क्या किसी खास राशि के ऊपर इस तरह से कोई ज्यादा परेशानी है, ऐसा कुछ? देखिए, यहाँ पर पहली बात मैं एक बात कह दूँ, यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना के समय में कहते थे कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है जी। वही बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, 2025, 26, 27 डरने की बात नहीं है, सजगता और सावधान रहने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, विशेष करके मेष राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, इन 4 जातक की राशि वालों को
थोड़ा सा अपने आप के लिए और सावधानी के साथ में रहना चाहिए। वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। किसी के साथ में छोटी छोटी बात पर लेकर के बोलते ना, किसी की उसमें टांग अड़ाने वाली बात, वो स्थिति में नहीं आना चाहिए। अन्यथा इसको कोर्ट कचहरी पुलिस के मामले हो सकते हैं, उनको ज़बरदस्ती जाकर के किसी थाने कचहरी आदि का चक्कर काटना पड़ सकता है। तो ऐसी सावधानी से बरतें। बाकी 12 की 12 राशि वालों को अपने आप में सतर्क तो रहना ही पड़ेगा। तो और अब शहडोल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। शहडोल के गांधी चौक के पास भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि हरियाणा हैंडलूम समेत कई दुकानों में ये आग फैल चुकी है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। करीब 12 दुकानें आग की चपेट में आई हैं। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल आग बुझाने में जुटी हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल नुकसान का आंकलन नहीं हुआ है, क्योंकि प्राथमिकता फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पाने की। शहडोल की ये तस्वीर जहां पर भीषण आग लगी है, और देखिए सटी हुई दुकानें हैं, और यही वजह है कि आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये आग और दुकानों तक ना फैले। लेकिन फिलहाल 12 दुकानें आग की चपेट में आ चुकी हैं। कोशिश जारी है इस आग पर काबू पाने की। हरियाणा हैंडलूम समेत कई दुकानों में ये आग लगी है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर पास में ही रेस्टोरेंट भी है, और ऐसे में आग भड़कने की आशंका बेहद ज्यादा। शहडोल के गांधी चौक की तस्वीर आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। मगर अब तक बताया जा रहा है कि इस मार्केट में 12 दुकानें इस आग की चपेट में आ चुकी हैं। भीषण आग की लपटों को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। निर्मल जायसवाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल, इस वक्त क्या स्थिति है? जी मैं बता दूं, इस तरफ बहुत भीषण आग लगी हुई है और चारों तरफ आग की लपटें ही दिखाई दे रही हैं। और अभी ताजा अपडेट ये है कि इसमें एक अग्रवाल परिवार का पूरा इस बिल्डिंग में फंसा हुआ है, जिसको रेस्क्यू कर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आग की लपटें किस तरह से बढ़ी हुई, और करीब दर्जन भर जो मकान और वहाँ के जो हैंडलूम वगैरह हैं वहाँ फैलती जा रही है। अभी मौके में जस्ट कुछ समय पहले ही कलेक्टर पहुंचे हुए हैं, और वो इसको मतलब रेस्क्यू को तेज करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोगों की जान सुरक्षित की जा सके। हालांकि अभी ये नहीं पता चल पाया कि आग कैसे लगा है, लेकिन इतना आशंका जताया जा रहा है। लगभग कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर? क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, काफी सकरी गली नजर आ रही है, भीषण आग लगी हुई है। क्या जिस बिल्डिंग में आग लगी है इसी में सबसे ऊपर वो लोग हैं? जी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसमें परिवार में कितने लोग हैं, उसका अभी अलग की बात चल रही है, और उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, लगातार खबर पर नजर बनाकर रखिएगा निर्मल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।